Guys, welcome on this YouTube channel. I'm Usha Yadav. So today we are going to discuss about the third type of segmentation gene, that is segment polarity genes. We already discussed about the gap genes and pair rule genes, and we know that these are the segmentation genes and they activate in a sequential manner. Means सबसे पहले आपके एम्ब्रॉय के अंदर, फ्लाई एम्ब्रॉय के अंदर गैप जीन्स का एक्सप्रेशन होता है. गैप जीन के एक्सप्रेशन के बाद जो प्रोटीन्स बनते हैं उनके ग्रेडियंट की वजह से पेयर रूल जीन्स का एक्टिवेशन होता है, और पेयर रूल जीन्स के प्रोडक्ट की वजह से सेगमेंट पोलैरिटी जीन का एक्टिवेशन होगा. अभी तक हमने समझा कि जो गैप जीन है ये हमारे फ्लाई एम्ब्रॉय के अंदर सेगमेंट की फॉर्मेशन कराता है. गैप जीन के बाद पेयर रूल जीन्स का एक्टिवेशन होता है. ये पेयर रूल जीन्स पैरा सेगमेंट बनाते हैं. 14th पैरा सेगमेंट की फॉर्मेशन होती है, और हर एक पैरा सेगमेंट को एक पीरियोडिसिटी प्रोवाइड करना, उसके अंदर अपना एक एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस का फॉर्मेशन कराना सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स का काम होता है. इसके नाम से ही पता चल रहा है सेगमेंट पोलैरिटी जीन मतलब हर एक सेगमेंट को उसकी पोलैरिटी प्रोवाइड करेगा. कौन सी पोलैरिटी? एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस की फॉर्मेशन कराएगा. कौन? सेगमेंट पोलैरिटी जीन. So after the expression of these pair rule genes, हमारे पास जो segment polarity gene है इनका ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट होता है और उनसे प्रोटीन्स बनते हैं. तो मेनली हमारे पास 6 टाइप के segment polarity genes होते हैं. That are wingless, cubitus interruptus, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में CI कहेंगे, patch, engrilled, hedgehog, armadillo. ठीक है. हमारे पास जो फर्स्ट 3 जीन्स है इनके एक्सप्रेशन की वजह से एंटीरियर एक्सिस का फॉर्मेशन होगा, और जो हमारे लास्ट 3 है एनग्रेल्ड, हेजहॉग, आर्माडिलो, इनकी वजह से पोस्टीरियर एक्सिस का फॉर्मेशन होगा. अब आप पोस्टीरियर और एंटीरियर एक्सिस से आप कंफ्यूज नहीं होना. हम लोग एम्ब्रॉय के पोस्टीरियर एंटीरियर एक्सिस की बात नहीं कर रहे. हम कह रहे हैं कि जो 14 पैरा सेगमेंट पेयर रूल जीन्स के एक्सप्रेशन की वजह से बने थे उनके अंदर पीरियोडिसिटी को लेके आना, उनकी अपनी एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस की फॉर्मेशन को इंड्यूस कौन कराता है? सेगमेंट पोलैरिटी जीन. तभी इसका नाम रखा गया है कि सेगमेंट के अंदर पोलैरिटी कौन लेके आता है? सेगमेंट पोलैरिटी जीन. तो आपने याद रखना है सेगमेंट पोलैरिटी जीन में विंगलेस, क्यूबिटस, पैच का काम है एंटीरियर एक्सिस बनाना, यानी कि एंटीरियर एक्सिस ऑफ सेगमेंट. एनग्रेल्ड, हेजहॉग, आर्माडिलो के एक्सप्रेशन के बाद पोस्टीरियर एक्सिस बनेगा. राइट. अब होता क्या है कि हमने पहले ही पढ़ा कि हमारा जो एम्ब्रॉय है उसके अंदर सेगमेंट्स बन जाते हैं. 14 सेगमेंट बन गए. इन 14 सेगमेंट बनने के बाद हर एक सेगमेंट के अंदर ऑफ कोर्स कुछ न्यूक्लियाई पड़े हुए हैं, कुछ सेल्स पड़ी हुई हैं. वो सेल्स अपने अपने जीन्स का एक्सप्रेशन कराएंगी, है ना. अब जो सेल्स, जो रो ऑफ सेल्स हमारे इन पर्टिकुलर जीन का एक्सप्रेशन करा रही है, क्यों एक्सप्रेशन करा रही है? क्योंकि पेयर रूल जीन के प्रोटीन की वजह से ही सेगमेंट पोलैरिटी जीन का एक्सप्रेशन इनिशिएट होता है. तो पेयर रूल जीन की वजह से जो ग्रेडियंट बना, उस ग्रेडियंट की वजह से जिन सेल्स के अंदर विंगलेस, क्यूबिटस, इंटरप्टस और पैच का एक्सप्रेशन हो रहा है वो एंटीरियर एंड बना रही है, और जिन सेल्स के अंदर एक्सप्रेशन हो रहा है एनग्रेल्ड, हेजहॉग और आर्माडिलो का, वो पोस्टीरियर एक्सिस बनाएंगी हर एक पैरा सेगमेंट का. ठीक है. तो सेगमेंट पोलैरिटी जीन के 2 फंक्शंस होते हैं. अगर हम बात करें फ्लाई एम्ब्रॉय के अंदर, पहला जो अभी हमने डिस्कस किया कि हर एक सेगमेंट की अपनी पोलैरिटी बनाना, कि सेगमेंट का कौन सा एक्सिस एंटीरियर बनेगा, कौन सा पोस्टीरियर बनेगा, ये सेगमेंट पोलैरिटी जीन डिसाइड करेगा. दूसरा, इंटरसेलुलर इंटरेक्शन कराता है. इंटरसेलुलर इंटरेक्शन का मतलब, अभी तक आपने देखा कि हमारे पास जो फ्लाई एम्ब्रॉय है उसमें सेगमेंट्स तो बन गए हैं, लेकिन आपको पता है कि ये सेगमेंट्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट तो करेंगे, इंटरेक्शन तो होगा ही. उस इंटरेक्शन को कौन इनिशिएट करता है? उस इंटरेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इंट्रासेलुलर इंटरेक्शन के लिए सेगमेंट पोलैरिटी जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं. तो हम कह सकते हैं सेगमेंट पोलैरिटी जीन का 2 फंक्शन होता है. पहला फंक्शन हर एक सेगमेंट को, हर एक पैरा सेगमेंट को पोलैरिटी प्रोवाइड करना, उसमें पीरियोडिसिटी को एस्टेब्लिश करना. दूसरा फंक्शन सिग्नलिंग कैस्केड को इंड्यूस करना. अब कौन सा सिग्नलिंग कैस्केड इंड्यूस हो रहा है? तो जब सेगमेंट पोलैरिटी जीन का एक्सप्रेशन होता है, उनका ट्रांसक्रिप्शन होके हमारे पास फर्दर प्रोटीन्स बनते हैं, प्रोडक्ट बनते हैं, तो उनसे सेल टू सेल सिग्नलिंग इंड्यूस होगी. और कौन सी सिग्नलिंग होगी? इसमें 2 पाथवे हमारे एक्टिवेट होंगे. एक तो होगा VNT पाथवे और दूसरा होता है हेजहॉग पाथवे.
ठीक है, ये दो पाथवे हैं हमारे जो एक्टिवेट होने वाले हैं, या ये दो तरीके के सिग्नलिंग कैस्केड इंड्यूस होंगे। कब एक्टिवेट होंगे? जब सेगमेंट पोलैरिटी जीन का एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? राइट। सो इंट्रासेलुलर इंटरेक्शन के लिए हमारे सेगमेंट पोलैरिटी जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो इसीलिए हमने कहा इनके दो टास्क है, पहला पैरासेगमेंटल पीरियोडिसिटी को एस्टेब्लिशमेंट करना, दूसरा सेल टू सेल सिग्नलिंग को इंड्यूस करना। अब जो हमारे पास सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स है, हमने कहा कि इसमें 6 मेनली सेगमेंट पोलैरिटी जीन है, जिसमें 3 का नाम आपने याद रखना है क्योंकि वो एंटीरियर एक्सिस की फॉर्मेशन कराएगा। अब याद कीजिए एंटीरियर एक्सिस की फॉर्मेशन के लिए मैंने क्या बात करी कि हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए विंगलेस, हमें चाहिए CI, हमें चाहिए पैच रिसेप्टर। ठीक है, पैच जीन है एक्चुअली जो पैच रिसेप्टर के लिए कोड करेगा। ये 3 जीन चाहिए अगर एंटीरियर एक्सिस बनाना है पैरासेगमेंट का तो। ठीक है, विंगलेस की वजह से जो पाथवे एक्टिवेट होता है उसे हम VNT पाथवे कहते हैं। और दूसरा हमारे पास कौन सा हमने बात करी थी? पोस्टीरियर एक्सिस का फॉर्मेशन। और पोस्टीरियर एक्सिस के लिए हमने क्या कहा था? पहला एनग्रेल्ड जीन, एनग्रेल्ड के साथ साथ हमारा आर्माडिलो चाहिए, आर्माडिलो के साथ में एक तीसरा और था हमारे पास, कौन सा जीन था? हेजहॉग, है ना। तो इनके एक्टिवेशन से हमें क्या मिलेगा? इनसे कौन सा पाथवे एक्टिवेट होगा? इनसे हमारा हेजहॉग सिग्नलिंग पाथवे एक्टिवेट होगा। और हेजहॉग सिग्नलिंग होगी तो ऑफ कोर्स कौन सा हमारा सेल टू सेल इंटरेक्शन में वो हेल्प करेगा? दूसरा पोस्टीरियर एक्सिस की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एक नॉर्मल फ्लाई में सेगमेंट पोलैरिटी जीन की वजह से जो नॉर्मल पैटर्न मिलेगा उसमें हमें क्या मिलेगा कि हमारे पास सिग्नलिंग कैस्केड का इनिशिएशन होगा, सिग्नलिंग कैस्केड का एक्टिवेशन होगा, दूसरा सेगमेंट का पोलैरिटी बनेगा। ठीक है, अब नॉर्मल पैटर्न में कैसे काम करता है? जैसे ही सेगमेंट पोलैरिटी जीन का एक्सप्रेशन स्टार्ट हुआ, मान लीजिए ये मेरे सेगमेंट्स है ना, इस सेगमेंट के अंदर इसको थोड़ा सा मैं इलोंगेट कर लेती हूँ। यस, मान लीजिए ये मेरे पैरा सेगमेंट्स बने थे, याद है ना आपको 14 पैरा सेगमेंट्स बने थे, उसमें हमारे पास अलग अलग पैरोल जीन्स का अल्टरनेट मैनर में ग्रेडियंट था, है ना। अगर नहीं है तो आप ऑफ कोर्स मेरा लास्ट वीडियो लेक्चर देख सकते हैं जिसमें हमने पैरोल जीन्स के बारे में डिस्कस किया है। तो मान लीजिए मेरे पैरा सेगमेंट है, अब कुछ न्यूक्लियर यहाँ पड़े होंगे, यानी कि कुछ सेल्स यहाँ पड़ी होगी, कुछ सेल्स मेरी यहाँ पड़ी होगी, है ना। अभी तक नहीं डिसाइडेड है कि इस पैरा सेगमेंट का एंटीरियर एक्सिस कौन सा है, पोस्टीरियर कौन सा है। ये किस पे डिपेंड करेगा कि कौन सा एंटीरियर एंड बनेगा, कौन सा पोस्टीरियर? टोटली डिपेंड करेगा कि पैरोल जीन्स की ग्रेडियंट की वजह से कौन सा सेगमेंट पोलैरिटी जीन एक्टिवेट हो रहा है। तो होता क्या है कि कुछ रो, हमारी जो फर्स्ट रो ऑफ सेल है ना, मतलब यहाँ पर 2 रो है हमारे पास सेल्स की, एक रो ऐसी है जो क्या चीज हमारे यहाँ पर सिक्रीट करेगी। हम इसमें अलग कलर ले लेते हैं, मान लीजिए मेरी ग्रीन कलर की सेल है, ठीक है, ये रेड कलर की सेल है। तो नॉर्मल हमारा क्या होता है कि हर एक रो जो सेल्स है ना वो अलग अलग के सेगमेंट पोलैरिटी जीन को एक्सप्रेस कराएंगे। जैसे मान लीजिए कि ये वाली जो सेल्स है इन्होंने विंगलेस का एक्सप्रेशन कराया, ठीक है, ग्रीन में हमने देख लिया, इसने विंगलेस का एक्सप्रेशन कराया, विंगलेस के साथ ये इसका एक्सप्रेशन करा रही है, पैच रिसेप्टर बना रही है। तो ऑफ कोर्स ये कौन सा एक्सिस बनाएगी? एंटीरियर एक्सिस बनाएगी, है ना। वही हमारी जो रेड कलर वाली सेल है इन्होंने एक्सप्रेशन कराया मान लीजिए एनग्रेल्ड का, ठीक है, एनग्रेल्ड प्रोटीन का एक्सप्रेशन कराया। इस एनग्रेल्ड के एक्सप्रेशन की वजह से क्या बनेगा? ऑफ कोर्स यहाँ पर पोस्टीरियर एक्सिस बनेगा। क्लियर इतनी बात? ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आई थिंक मुझे इसे थोड़ा सा सीधा रख लिखना चाहिए। ओके, हम इसे इरेज कर लेते हैं। यस, तो इतनी बातें तो आई एम श्योर आपको क्लियर हो गई होगी कि हमने कहा कि हमारे पास हर एक पैरा सेगमेंट के अंदर कुछ रोज ऑफ सेल्स पड़ी हुई हैं। हर रो ऑफ सेल अलग अलग तरीके के प्रोटीन का एक्सप्रेशन कराती हैं और कौन सा प्रोटीन को एक्सप्रेस कर रही है उस पर डिपेंड करेगा कि एंटीरियर एक्सिस कौन सा बनेगा, पोस्टीरियर कौन सा बनेगा। अभी बात करिए अगर एक्सप्रेशन हो रहा है हेजहॉग प्रोटीन या एनग्रेल्ड प्रोटीन का तो ऑफकोर्स वो हमारा पोस्टीरियर एक्सिस बनाएगी। अगर एक्सप्रेशन हो रहा है विंगलेस का तो वो एंटीरियर एक्सिस बनाएगी। ठीक है, अब कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, ऑब्वियस ही बात है, हम स्टार्टिंग से क्या पढ़ते आ रहे हैं कि भैया गैप जीन्स है, गैप जीन्स के ग्रेडियंट की वजह से पैरोल जीन एक्टिवेट हो रहे थे, इनके प्रोडक्ट बने और इनके प्रोडक्ट से हमारा पैरोल जीन्स एक्टिवेट हो रहा था। ये बात हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। पैरोल जीन्स से जो प्रोडक्ट बन रहे थे उन पैरोल जीन्स के प्रोडक्ट की वजह से सेगमेंट पोलैरिटी जीन हमारे एक्टिवेट हो रहे थे, है ना। अभी हम गैप रूल जीन की बात तो ऑफ कोर्स करेंगे नहीं, हम कहानी लेके चलते हैं पेयर रूल जीन से। ठीक है, सेगमेंट पोलैरिटी जीन, राइट, हम कहानी लेके चल रहे हैं हमारे पेयर रूल जीन से।
पैर रूल जीन्स के लिए हमने क्या कहा था, हमारे पास मेनली दो जीन के लिए मैंने आपको कहा था कि ये दो जीन आपने एटलीस्ट याद रखने हैं। एक तो था हमारा इवन स्किप, एक था हमारा फूशी तराजू, राइट। इवन स्किप के लिए हमने क्या बात करी थी, इवन स्किप हमारा प्राइमरी पैर रूल जीन होता है। अगर मैं यहां लिखूं, एक आपने याद रखना है इवन स्किप और दूसरा हमने कहा था फूशी तराजू। तो इन दोनों के लिए आपने याद रखना है कि इवन स्किप जो था वो हमारा प्राइमरी पैर रूल जीन्स की कैटेगरी में आता है, फूशी तराजू हमारा सेकेंडरी पैर रूल जीन की कैटेगरी में आता है। यानी कि पहले एक्सप्रेशन होता है इवन स्किप का और उसके बाद फूशी तराजू। एक्सप्रेशन के लिए भी हमने कहा था इवन स्किप कहां कहां एक्सप्रेस होगा, 14th पैरा सेगमेंट के अंदर, सॉरी जो 14 पैरा सेगमेंट है। इवन स्किप नाम से मैंने याद कहा था आपको कि नाम से आपने याद रखना है कि इवन वाला जो सेगमेंट है उसको स्किप कर दो। यानी कि कौन कौन से सेगमेंट में, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवंथ, 9th, 11th, 13th, इन हमारे सेगमेंट के अंदर एक्सप्रेस कौन सा होगा, इवन स्किप होगा। वही फूशी तराजू के लिए हमने कहा था जो इवन होती है 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14, इन सारे पैरा सेगमेंट के अंदर हमें फूशी तराजू का ग्रेडियंट देखने को मिल रहा था। यानी कि पैर रूल जीन हमेशा अल्टरनेट मैनर में एक्सप्रेस होते हैं, ठीक है। ये बात मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि सेगमेंट पोलैरिटी जीन का एक्सप्रेशन टोटली डिपेंड करता है पैर रूल जीन के ग्रेडियंट के ऊपर, है ना। तो पैर रूल जीन का ग्रेडियंट है, तो हमने क्या देखा, मान लीजिए हमारे पास पैर रूल जीन्स का एक्सप्रेशन हुआ, उनके प्रोडक्ट बने, इवन स्किप है, फूशी तराजू है, अलग अलग सेगमेंट के अंदर इनका एक्सप्रेशन हो रहा है। अब क्या होगा, इवन स्किप जो है इसका एक्सप्रेशन भी मान लीजिए हाई है किसी सेगमेंट के अंदर, और हमारा फूशी तराजू, या तो इवन स्किप का एक्सप्रेशन हाई हो रहा है या फूशी तराजू, क्यों, क्योंकि ऑल्टरनेट मैनर में प्रेजेंट है ना। तो अगर इवन स्किप का एक्सप्रेशन हाई हो रखा है, फूशी तराजू का एक्सप्रेशन भी हाई हो रहा है, तो एज ए रिजल्ट क्या होगा, एज ए रिजल्ट हमारा पैर रूल जीन का, सॉरी सेगमेंट पोलैरिटी जीन का एक्टिवेशन होगा। बात आती है कि अगर इवन स्किप का अप रेगुलेशन हो रहा है, फूशी तराजू का अप रेगुलेशन हो रहा है, तो कौन सा सेगमेंट पोलैरिटी जीन यहां से एक्टिवेट होगा। तो यहां से हमारा जो सेगमेंट पोलैरिटी जीन एक्टिवेट होगा वो कौन सा है, हमारा एनग्रेल्ड, ठीक है। एनग्रेल्ड जीन का एक्टिवेशन हो गया मान लीजिए। अब एनग्रेल्ड जीन जो है ये एक न्यूक्लियोप्रोटीन की तरह काम करता है। न्यूक्लियोप्रोटीन का मतलब एनग्रेल्ड जीन के एक्सप्रेशन के बाद जो प्रोटीन बनेगा वो न्यूक्लियस में रहेगा, लेकिन हमने कहा था एनग्रेल्ड प्रोटीन की वजह से एक सिग्नलिंग कैस्केड इंड्यूस हो रहा है ना, वीएनटी पाथवे हम जिसे कह रहे हैं, सॉरी एनग्रेल्ड की वजह से हेजहॉग सिग्नलिंग पाथवे इंड्यूस हो रहा है। तो हेजहॉग सिग्नलिंग पाथवे इंड्यूस होगा और एनग्रेल्ड जीन के एक्सप्रेशन की वजह से फर्दर प्रोटीन्स बनेंगे, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या कहा, हमने कहा पैर रूल जीन्स का एक्सप्रेशन हुआ, उनके प्रोडक्ट बने, प्रोडक्ट क्या बन गए, हम बात करें इवन स्किप का अपरेगुलेशन हो रहा है, फूशी तराजू का। अगर इनका अपरेगुलेशन हो रहा है तो सेल्स जो है, सेल्स क्या करेंगी, जिस रीजन के अंदर इवन स्किप और फूशी तराजू का एक्सप्रेशन हाई हो रहा है वो सेल्स हमारा एनग्रेल्ड का एक्सप्रेशन कराएंगी। एनग्रेल्ड का एक्सप्रेशन हुआ क्योंकि वो एक न्यूक्लियो प्रोटीन है, उसने एनग्रेल्ड प्रोटीन बना लिया। एनग्रेल्ड प्रोटीन बना लिया तो देखो इसकी कहानी मैं आपको थोड़ा सा सेपरेट बताती हूँ। ये मान लीजिए सेल है, ठीक है। इस सेल के न्यूक्लियस के अंदर हमारा जीन पड़ा हुआ है, ये जीन है मान लीजिए, ये जीन किसके लिए है, एनग्रेल्ड जीन है हमारा, ठीक है, ये एनग्रेल्ड जीन है। अब जैसे ही हमारे सेल, जिस सेल के सराउंडिंग में फूशी तराजू या फिर मान लीजिए इवन स्किप का ग्रेडियंट क्या है, हाई है, अपरेगुलेशन है, ये जीन का एक्सप्रेशन चालू हो जाएगा। इस जीन का अगर एक्सप्रेशन हुआ तो ऑफ कोर्स हमें पता है ये न्यूक्लियो प्रोटीन है, इसकी वजह से क्या बनेंगे, हमारा एनग्रेल्ड प्रोटीन बन जाएगा, ठीक है। प्रोटीन बन गया, मान लीजिए मेरा एनग्रेल्ड प्रोटीन बन गया। अब जैसे एनग्रेल्ड प्रोटीन बनेगा हमारा एक सिग्नलिंग कैस्केड इंड्यूस होगा, और सिग्नलिंग कैस्केड कौन सा इंड्यूस होगा, हेजहॉग सिग्नलिंग कैस्केड इंड्यूस होगा, ठीक है। आप बस इतना सा याद रखिए, जब हेजहॉग सिग्नलिंग कैस्केड इंड्यूस हो रहा है तो एट ए रिजल्ट ऑफ अप रेगुलेशन ऑफ एनग्रेल्ड जीन हमारे पास एक और प्रोटीन है जिसका एक्सप्रेशन हो रहा है, और इस प्रोटीन का नाम क्या है, इस प्रोटीन का नाम है हेजहॉग प्रोटीन। तो मान लीजिए इस सेल के अंदर क्या हुआ, जैसे ही हमारे पास क्या बना, एनग्रेल्ड जीन का एक्सप्रेशन हुआ, एनग्रेल्ड प्रोटीन बना, उस एनग्रेल्ड प्रोटीन की वजह से एक नया प्रोटीन बना। इस प्रोटीन का नाम क्या है, हेजहॉग प्रोटीन, ठीक है। हेजहॉग प्रोटीन कैसे बना भैया,
जैसे ही हमारा हेजहॉग सिग्नल ट्रांसडक्शन इनिशिएट हुआ, हेजहॉग जीन से एक्सप्रेशन होके हेजहॉग प्रोटीन बना। इतनी सी कहानी आपने याद रखनी है। जब हमारा एनग्रेल जीन का एक्सप्रेशन होगा तो एज ए रिजल्ट हमारा सेल हेजहॉग प्रोटीन बनाएगी। कैसे बनाएगी? हेजहॉग सिग्नलिंग ट्रांसडक्शन से। ठीक है, तो मान लीजिए मेरा अप रेगुलेशन हुआ इवन स्किप का, फूशी टेराजो का, एनग्रेल्ड का एक्सप्रेशन हुआ। एनग्रेल्ड का अगर एक्टिवेशन होगा तो ऑफकोर्स हेजहॉग प्रोटीन बनेगा, है ना। तो हम यहां से लिख सकते हैं कि जैसे ही एनग्रेल्ड का एक्सप्रेशन हुआ, एनग्रेल्ड के एक्सप्रेशन के बाद मेरे पास मुझे क्या मिला? एक्सप्रेशन ऑफ हेजहॉग प्रोटीन। हो सकता है ये वीडियो लेसन आपके लिए थोड़ा लंबी हो जाए, बट आई एम श्योर इस वीडियो लेसन को देखने के बाद आई डोंट थिंक कि सेगमेंट पोलैरिटी जीन से किसी भी तरीके का अगर क्वेश्चन आता है तो आपके लिए वो डाउटफुल रहेगा। सो मेक श्योर अगर आप ये लेसन देख रहे हैं तो प्लीज इसको पूरा देखें ताकि कंसेप्ट आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ठीक है, इतनी बातें तो हमने कर ली कि भैया इवन स्किप और फूशी टेराजो का रेगुलेशन हुआ तो एनग्रेल्ड का एक्सप्रेशन होगा, लेकिन हमने कहा बाकी पेयर रूल जीन्स भी तो है ना, बाकी पेयर रूल जीन्स का भी तो एक्सप्रेशन पड़ सकता है ना, क्योंकि एनग्रेल हमारा सिर्फ इवन स्किप और फूशी टेराजो तो है नहीं। पेयर रूल जीन्स तो हमने बहुत सारे डिस्कस किए थे, हमने ऑड स्किप, रंट, स्लॉपी पेयर, बहुत सारे जीन डिस्कस किए थे, है ना। तो बाकी जीन का इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो देखिए जो एनग्रेल्ड जीन है उसके ऊपर क्या फर्क पड़ने वाला है। हम इस चीज को यहां से डिलीट कर लेते हैं क्योंकि यहां पे हमें कुछ और कॉन्सेप्ट को ऐड करना है। राइट, सो हमारे पास जो दूसरे पेयर रूल जीन्स हैं उनका क्या एक्सप्रेशन होगा? जैसे मान लीजिए एक हमारे पास है ऑड स्किप पेयर रूल जीन। अब ये ऑड स्किप का अगर ग्रेडियंट सेल के अंदर बना हुआ है, फ्लाइंग ब्रॉय के अंदर बना हुआ है, तो जब तक इसका ग्रेडियंट बनेगा ये इनहिबिट करेगा एनग्रेल्ड जीन के एक्सप्रेशन को। ठीक है, पहली चीज। दूसरा, अगर हमारा रंट जीन जो है उसका एक्सप्रेशन भी हो रहा है, ये भी क्या एक पेयर रूल जीन है, तो भी वो एनग्रेल्ड के एक्सप्रेशन का डाउन रेगुलेशन करा देगा। सिमिलरली हमारे पास एक और पेयर रूल जीन है जिसे हम कहेंगे स्लॉपी पेयर, इसका अप रेगुलेशन भी, इसका एक्सप्रेशन भी इनहिबिट करता है एनग्रेल्ड के एक्सप्रेशन को। तो हमने क्या याद रखनी है? अगर ऑड स्किप, रंट, स्लॉपी पेयर का एक्सप्रेशन किसी भी सेल में हो रहा है, उनका ग्रेडियंट बन रहा है, तो वो एनग्रेल्ड के एक्सप्रेशन को सप्रेस करेंगे। लेकिन अगर हमारी सेल के अंदर इवन स्किप, फूशी टेराजो का एक्सप्रेशन हो रहा है तो ऑफ कोर्स उसकी वजह से एनग्रेल्ड जीन का एक्सप्रेशन होगा। एनग्रेल्ड जीन का एक्सप्रेशन होगा तो सेल के अंदर हेजहॉग सिग्नलिंग कैस्केड इनिशिएट होगा, और हेजहॉग सिग्नलिंग कैस्केड इनिशिएट होगा तो सेल जो है वो हेजहॉग प्रोटीन का एक्सप्रेशन कराएगी। क्लियर? एक सिग्नलिंग पाथवे आपने समझ लीजिए कर लिया। ठीक है, अब बात क्या आती है? हमने कहा ये तीनों तो इसको इनहिबिट करेंगे और ये हमारे प्रमोट करेंगे। इन केस मान लीजिए इवन स्किप में या फूशी टेराजो में कोई म्यूटेशन हो गया तो क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है एनग्रेल्ड का एक्सप्रेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि एनग्रेल्ड को अपने एक्सप्रेशन के लिए क्या चाहिए? या तो इवन स्किप का ग्रेडियंट चाहिए या फिर फूशी टेराजो का ग्रेडियंट चाहिए, है ना। अब हमारे दूसरे सिग्नलिंग पाथवे की हम बात कर लेते हैं। देखिए यहां से याद रखना है ये हमारे पेयर रूल जीन्स हैं और ये जिसकी हम बात कर रहे हैं ये हमारा सेगमेंट पोलैरिटी जीन है। क्लियर? अब हमने दूसरे पाथवे की बात करी थी कि हमने कहा कि एक और पाथवे है जिसका एक्टिवेशन होने वाला है वीएनटी पाथवे। ठीक है, अब ये वीएनटी पाथवे कैसे एक्टिवेट होगा? ऑफ कोर्स इस वीएनटी पाथवे को एक्टिवेट कराएगा विंगलेस जीन। ठीक है, अभी हमने समझा एनग्रेल्ड जीन की वजह से हेजहॉग पाथवे इंड्यूस हो रहा है और विंगलेस जीन की वजह से एक्टिवेट होगा हमारा वीएनटी पाथवे। और जैसे ही वीएनटी पाथवे इंड्यूस होगा ऑफ कोर्स वो रीजन जिसमें विंगलेस का एक्सप्रेशन हो रहा है वो एंटीरियर रीजन बनाएगा, और जिस रीजन के अंदर एनग्रेल्ड जीन बन रहा है वो हमारा पोस्टीरियर एक्सेस बनाएगा। ठीक है, तो अब विंगलेस जीन की बात कर लेते हैं। विंगलेस जीन के लिए आपको क्या याद रखना है? नो इवन स्किप, ना तो आपका जो पेयर रूल जीन है जिसे हम कह रहे हैं इवन स्किप, इसका एक्सप्रेशन नहीं होना चाहिए, इसका क्या होना चाहिए? डाउन रेगुलेशन हो। ना तो कोई फूशी टेराजो होना चाहिए। ठीक है, यानी कि अगर फूशी टेराजो का या फिर हम कहें कि इवन स्किप का एक्सप्रेशन हो रहा होगा तो विंगलेस जीन का एक्सप्रेशन नहीं होगा। विंगलेस जीन के लिए हमें क्या चाहिए होता है? ये क्या है? हमारे पेयर रूल जीन्स हैं। मेक श्योर
कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों क्या है, पेयर जीन है, ठीक है। तो अगर इन दो पेयर जीन का एक्सप्रेशन रहता है तो विंगलेस जीन का एक्सप्रेशन नहीं होगा। विंगलेस जीन क्या है भैया, कंफ्यूज नहीं होना, विंगलेस जीन हमारा क्या है, एक सेगमेंट पोलैरिटी जीन है, एसपीजी है, ठीक है। हमने कहा अगर ये दोनों का रेगुलेशन होता है तो ऑफकोर्स विंगलेस का एक्सप्रेशन तो होगा नहीं, लेकिन विंगलेस का एक्सप्रेशन होगा। तो विंगलेस जीन को एक्सप्रेशन के लिए क्या चाहिए होता है, हमारे विंगलेस जीन को चाहिए, सेल तभी विंगलेस का एक्सप्रेशन कराएगी जब उसे किसका ग्रेडियंट मिलता है, उसे ग्रेडियंट मिलेगा स्लोपी पेयर्ड का। देखो दोनों चीजों देखो, स्लोपी पेयर्ड का अगर ग्रेडियंट रहता है तो सेल एनग्रेल्ड के एक्सप्रेशन को इनहिबिट करती है, लेकिन अगर स्लोपी पेयर्ड प्रोटीन रहेगा यानी कि स्लोपी पेयर्ड जीन का एक्सप्रेशन रहता है तो वही सेल विंगलेस के एक्सप्रेशन को प्रमोट करेगी, है ना। तो स्लोपी पेयर्ड के एक्सप्रेशन के बाद हमारा विंगलेस जीन का एक्सप्रेशन होगा। जैसे विंगलेस जीन का एक्सप्रेशन होगा, हमें कौन सा सिग्नलिंग कैस्केड इनिशिएट होगा, हमारा बीएनटी पाथवे इनिशिएट होगा, और बीएनटी पाथवे के इनिशिएशन की वजह से एक्सप्रेशन करेगी सेल किसका, एक्सप्रेशन करेगी एक्सप्रेशन ऑफ विंगलेस प्रोटीन। विंगलेस प्रोटीन अगर एक्सप्रेस हो रहा है तो ऑफ कोर्स वो रीजन हमारा क्या बनेगा, एंटीरियर एक्सिस बनेगा ऑफ पैरा सेगमेंट, हमारे पैरा सेगमेंट का एंटीरियर एक्सिस बनेगा, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है, राइट। अब हम इसी चीज को थोड़ा सा इसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग यहाँ पे कंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या समझी कि एक्सप्रेशन हमारे विंगलेस का और एनग्रेल्ड प्रोटीन का जरूरी है अगर हमें पीरियोडिसिटी बनानी है किसी भी सेगमेंट के अंदर, किसी भी पैरा सेगमेंट के अंदर पीरियोडिसिटी को एस्टेब्लिश करने के लिए विंगलेस यानी कि वीएनटी पाथवे के थ्रू विंगलेस प्रोटीन का एक्सप्रेशन होना जरूरी है, और हेजहॉग सिग्नलिंग कैस्केड के थ्रू एनग्रेल्ड प्रोटीन या हम कहें हेजहॉग प्रोटीन का एक्सप्रेशन जरूरी है, क्योंकि एनग्रेल्ड का एक्सप्रेशन होगा तभी ना हेजहॉग का एक्सप्रेशन होगा, इन दोनों का एक्सप्रेशन होगा तभी हमारे पीरियोडिसिटी बन पाएगी। अब एक अच्छी बात क्या है कि ये जो विंगलेस प्रोटीन बना विंगलेस जीन के एक्सप्रेशन के बाद और जो हेजहॉग प्रोटीन बना, ये दोनों प्रोटीन के पास एक अच्छी बात ये है कि मान लीजिए ये कुछ सेल्स है, ये सेल्स हमारा अलग अलग एक्सप्रेशन कर रही हैं, ठीक है। इनमें से ये जो सेल है ये विंगलेस को इस सेल से हमारा विंगलेस प्रोटीन रिलीज हो रहा है ना, और मान लीजिए इस रीजन से हमारा हेजहॉग प्रोटीन रिलीज हो रहा है, तो ये सेल मान लीजिए ये सेल इसको प्रोड्यूस कर रही है, इस सेल से ये प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कहीं और जा नहीं पाएंगे, सिंपली जो हमारी नेबरिंग सेल है ना उनके अंदर भी डिफ्यूज हो जाते हैं, तो इनके पास एक कैपेबिलिटी होती है कि सराउंडिंग जो सेल्स है उनके अंदर डिफ्यूज हो जाता है। डिफ्यूजन का फायदा क्या होगा, ऑफ कोर्स इस डिफ्यूजन की वजह से जो सेल्स है उनको उनका फेट अटेन करने में ये हेल्प करेंगे, ठीक है। अब इसके साथ आपने क्या याद रखना है, जो हमारी सेल्स विंगलेस को प्रोड्यूस कर रही है उनके सरफेस पर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं। देखो इसको हम ऐसे समझते हैं, मान लीजिए मेरे पास ये दो सेल है, ठीक है, एक सेल है, ये सेल हमारी बात कर लीजिए, एक हमारी ये सेल हो गई, एक दूसरी सेल हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, एक हमारी ये सेल हो गई, ठीक है। आई होप मैं आपको थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके समझा सकूं, ठीक है। मान लीजिए इसके सरफेस पर कुछ रिसेप्टर्स लगे हुए हैं, राइट, और ये हमारा दूसरा सेल है, इसके सरफेस पर भी कुछ रिसेप्टर्स लगे हुए, क्लियर। अब हमने क्या कहा था, ये मान लीजिए इसका न्यूक्लियस है, यहाँ पे हमारा जीन पड़ा हुआ है, ठीक है। कौन सा जीन है, मान लीजिए ये मेरा विंगलेस जीन है, ठीक है, विंगलेस जीन है, और हम मान लेते हैं विंगलेस जीन का वीएनटी पाथवे इनिशिएट हुआ और विंगलेस जीन ने यहाँ पर विंगलेस प्रोटीन बनाया, ठीक है। तो हम मान लेते हैं इसने विंगलेस प्रोटीन बना दिया और विंगलेस प्रोटीन इसने सराउंडिंग में रिलीज कर दिया, क्लियर। ये क्या चीज है हमारी, ये है विंगलेस प्रोटीन, ठीक है, ओके। अब ये विंगलेस प्रोटीन क्या करेगा, नेबरिंग सेल में डिफ्यूज होगा, है ना। डिफ्यूज कैसे होगा, ये विंगलेस प्रोटीन मान लीजिए डिफ्यूज होके इस सेल के रिसेप्टर पे आ गया। अब ये रिसेप्टर क्या है, हमारी जो दूसरी सेल्स है ना, नेबरिंग सेल्स है, उनके सरफेस पर रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं विंगलेस को रिसीव करने के लिए, ठीक है। अब मान लीजिए जो विंगलेस को रिसीव करने वाला है, इस रिसेप्टर का नाम क्या है, ये रिसेप्टर है हमारा डी फ्रिजल
टू रिसेप्टर। ठीक है, रिसेप्टर आपको पता है ना लाइगेंड स्पेसिफिक होते हैं, तो ये रिसेप्टर किसके लिए स्पेसिफिक है? विंगलेस के लिए। यानी कि विंगलेस जैसे सराउंडिंग में हमारा डिफ्यूज होगा तो ये उस सेल के रिसेप्टर पर जाके बाइंड करेगा जिस सेल के सरफेस के ऊपर हमारा ये रिसेप्टर प्रेजेंट हो, डी फ्रिजल टू रिसेप्टर। ठीक है, अब मान लीजिए ये सेल थी, इसके सरफेस के ऊपर डी फ्रिजल टू रिसेप्टर प्रेजेंट था, यहाँ पर लाइगेंड जो कि हमारा विंगलेस प्रोटीन है वो इसकी सरफेस पर आके बाइंड कर गया। अब आपको पता है अगर रिसेप्टर लाइगेंड इंटरेक्शन हुआ है तो रिसेप्टर लाइगेंड इंटरेक्शन की वजह से कोई ना कोई सिग्नलिंग कैस्केड तो इनिशिएट हो ही रहा होगा। तो अब इस सेल के अंदर एक सिग्नलिंग कैस्केड इनिशिएट हुआ, मान लीजिए ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक है, और इसके न्यूक्लियस के अंदर ऑफ कोर्स जीन पड़े हुए हैं हमारे, और इस सिग्नलिंग कैस्केड की वजह से उन जीन का एक्सप्रेशन चालू हो गया। कौन सा जीन यहां पर एक्सप्रेस होगा? यहां पर जो जीन पड़ा हुआ है वो है हमारा एनग्रेल्ड जीन। ठीक है, एनग्रेल्ड जीन का एक्सप्रेशन हुआ, एनग्रेल्ड जीन की वजह से एनग्रेल्ड प्रोटीन बना। एनग्रेल्ड प्रोटीन न्यूक्लियोप्रोटीन है, ये अंदर ही रहेगा, अंदर रहेगा, तो इसकी वजह से सिग्नलिंग कैस्केड तो इंड्यूस हो ही रखा है ना हमारा, यहां से हेजहॉग प्रोटीन बनाएगी ये सेल, और हेजहॉग प्रोटीन को ये सराउंडिंग में रिलीज कर देगी। अब हेजहॉग प्रोटीन भी हमारा ऐसा ही है, हेजहॉग प्रोटीन भी क्या करेगा, जैसे ही वो रिलीज होगा वो सराउंडिंग सेल के मतलब विसिनिटी में डिफ्यूज हो जाएगा। ऑफ कोर्स इसके लिए भी कोई ना कोई रिसेप्टर तो वेट कर ही रहा है, तो हमारी जो सेल विंगलेस को प्रोड्यूस कर रही है उसी के सरफेस पर एक रिसेप्टर है जो हेजहॉग के लिए स्पेसिफिक है, यानी कि उसके सरफेस पर हेजहॉग बाइंड कर सकता है। अब ये जो रिसेप्टर भाई साहब है इसका नाम है पैच रिसेप्टर। ठीक है, ये पैच रिसेप्टर पैच प्रोटीन के एक्सप्रेशन से बना है। पैच प्रोटीन याद हमने कहा था कि तीन जीन ऐसे हैं जिनकी वजह से एंटीरियर एक्सिस बनता है और 3 जीन ऐसे जिनकी वजह से पोस्टीरियर एक्सिस बनता है। तो उसमें से हमारा एक पैच प्रोटीन भी था, पैच जीन के एक्सप्रेशन की वजह से पैच रिसेप्टर बना। ये किसके सरफेस पर एक्सप्रेस होगा? उस सेल के सरफेस पर जिसमें वीएनटी पाथवे चल रहा है, जो विंगलेस बना रही है। तो हमने क्या देखा कि ये जो दोनों सेल्स है ना ये एक दूसरे के एक्सप्रेशन को रेगुलेट कर रही हैं पॉजिटिव मैनर में। कैसे? जब विंगलेस पाथवे का इंडक्शन हुआ था तो विंगलेस पाथवे की वजह से विंगलेस प्रोटीन बना, विंगलेस प्रोटीन उस सेल के सरफेस पर बाइंड किया और सरफेस पर बाइंड करने के बाद उसने सेल के अंदर, दूसरी सेल के अंदर एक सिग्नलिंग कैस्केड इंड्यूस कर दिया, हेजहॉग सिग्नलिंग कैस्केड। एज ए रिजल्ट एनग्रेल्ड जीन का एक्सप्रेशन हुआ, हेजहॉग प्रोटीन का एक्टिवेशन हुआ। हेजहॉग प्रोटीन भी क्या करेगा, वापस जाके हमारे पैच रिसेप्टर से बाइंड करेगा और विंगलेस का पॉजिटिव मैनर में एक्सप्रेशन और भी ज्यादा बढ़ा देगा। यानी कि एनग्रेल्ड जीन विंगलेस का एक्सप्रेशन बढ़ा रहा है और विंगलेस जीन एनग्रेल्ड जीन का एक्सप्रेशन बढ़ा रहा है। तो ये एक दूसरे के एक्सप्रेशन को प्रमोट करते हैं क्योंकि एक दूसरे के साथ इनकी साइकिल चल रही होती है। इसको अगर और भी अच्छे से कहें, सिंपल वर्ड में यहां पे लिखे तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि मान लीजिए 2 सेल है, हमने कहा था ना सेल टू सेल इंटरेक्शन कराएगा सेगमेंट पोलैरिटी जीन। तो देख रहे हो सेल टू सेल इंटरेक्शन ही तो हो रहा है। एक सेल का लाइगेंड दूसरी सेल के रिसेप्टर पे बाइंड कर रहा है, दूसरी सेल का लाइगेंड इस सेल के रिसेप्टर पे बाइंड करके उनके एक्सप्रेशन को बढ़ा रहा है ना। तो मान लीजिए दोनों सेल हमारी विसिनिटी में ही प्रेजेंट है और ये दोनों सेल कर क्या रही है, एक दूसरे के लिए लाइगेंड प्रोड्यूस कर रही है। इसका रिसेप्टर इसके लाइगेंड को रिसीव करेगा और इसका रिसेप्टर इसके लाइगेंड को रिसीव करेगा। तो समझ रहे हो, एक दूसरे के एक्सप्रेशन को बढ़ाना, एक साइकिल सा चल रहा है। ये होता है हमारे विंगलेस और एनग्रेल्ड के सिग्नलिंग पाथवे में। अब इस चीज को शायद आप थोड़ा सा अच्छे से समझ पाओ। हमने अभी क्या चीजें समराइज करी कि हमारा जो सेल जिसके अंदर बीएनटी पाथवे चल रहा है, विंगलेस जीन का एक्सप्रेशन हो रहा है, वो इन द लास्ट हेजहॉग पाथवे के एक्टिवेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है ना। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि विंगलेस की वजह से हेजहॉग का एक्सप्रेशन हो रहा है और हेजहॉग की वजह से विंगलेस का एक्सप्रेशन हो रहा है। ठीक है, सो इससे हमें क्या देखने को मिला कि हेजहॉग और विंगलेस प्रोटीन एक दूसरे के सराउंडिंग एनवायरनमेंट में डिफ्यूज होके पैरा सेगमेंट की पीरियोडिसिटी को भी एस्टेब्लिश कर रहे हैं, दूसरा सेल टू सेल इंटरेक्शन को भी प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, अब इसी चीज को हम थोड़ा समराइज कर लेते हैं इस इमेज के थ्रू। इस इमेज में देखो क्या चीज दिख रही है, इसमें मेन आपके लिए जो रीजन है वो ये वाला पोर्शन है। आई होप आपको ये विजिबल हो रहा होगा। ये एक्चुअली बता रहा है सिग्नलिंग कैस्केड को कि किस तरीके से वीएनटी और हेजहॉग सिग्नलिंग कैस्केड दोनों सेल के अंदर चल रहा होता है। अच्छा, मैं शुरू से इसको थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ। हमने क्या चीज देखी, देखो हमने कहा था
हमारा जो फ्लाई एम्ब्रॉय है ये क्या है, हमारा फ्लाई का एम्ब्रॉय है। फ्लाई यानी कि हमारा फ्रूट फ्लाई, ड्रोसोफिला, है ना। इसके एम्ब्रॉय के अंदर ये हमारे क्या है, सेगमेंट्स है। इन सेगमेंट्स में हमने कहा था पैरा सेगमेंट्स है, और पैरा सेगमेंट्स के अंदर हमने कहा था पेयर रूल जीन का एक्सप्रेशन होता है। और पेयर रूल का जीन का एक्सप्रेशन में क्या था, एक ऑल्टरनेट मैनर में, अगर एक सेगमेंट के अंदर इवन स्किप है, दूसरे में फुशिटराजो, फिर इवन स्किप है, फिर फुशिटराजो, है ना। मैंने क्या कहा था, अगर इवन स्किप का फुशिटराजो का ग्रेडियंट बना रहता है, इनका अप रेगुलेशन हो रहा है, तो सेल किसका एक्सप्रेशन चालू करा देगी, सेल एनग्रेल्ड का एक्सप्रेशन चालू करा देगी, है ना। जिस सेल में फुशिटराजो और हम कह रहे हैं इन इवन स्किप का एक्सप्रेशन हो रहा है, वो सेल हमारा विंगलेस का एक्सप्रेशन कभी नहीं कराएगी। इसलिए आप देख रहे हो यहाँ पर जो सेल प्रेजेंट है, जहां पर इवन स्किप का फुशिटराजो का ग्रेडियंट है, वो सेल तो एनग्रेल्ड को एक्सप्रेस कर रही है, ये आपको ऑरेंज कलर में दिख रहा होगा। और जहां पर इनका ग्रेडियंट बिल्कुल डाउन है, वहां पर हमारी सेल विंगलेस का एक्सप्रेशन कर रही है। क्लियर है? ओके अब मान लीजिए इनका एक्सप्रेशन हो रहा है, और एक्सप्रेशन से हमने क्या कहा था कि इनके एक्सप्रेशन की वजह से ये अपने अपने प्रोटीन को रिलीज करेंगी, जो सराउंडिंग सेल्स में डिफ्यूज हो जाएंगे, और डिफ्यूज होके वापस क्या करेंगे, पाथवे को इंड्यूस करेंगे। अब हमें समझना है कौन सा पाथवे कैसे काम कर रहा है। तो अब आप सिंपली इस डायग्राम के अंदर आ जाइए, ये वाला जो पोर्शन है ना, अब इस पोर्शन को देखिए। इस पोर्शन में आपको क्या दिख रहा है, एक सेल हमारे पास ये है, हम पहले इसी सेल की बात कर लेते हैं। इस सेल में हमने क्या कहा, यहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर पड़ा हुआ था विंगलेस का जीन, विंगलेस का जीन पड़ा हुआ था। उस विंगलेस जीन का ट्रांसक्रिप्शन हुआ विंगलेस जीन का, विंगलेस जीन के ट्रांसक्रिप्शन से, उसके एक्सप्रेशन से हमें क्या मिला, विंगलेस प्रोटीन मिला। विंगलेस प्रोटीन को उस सेल ने सराउंडिंग में रिलीज कर दिया, जो आपको दिख रहा है ये हमारा सराउंडिंग में रिलीज हो गया, है ना। ये विंगलेस प्रोटीन एक रिसेप्टर से बाइंड करता है, उस रिसेप्टर का नाम हमने क्या बोला था, फ्रिजल्ड रिसेप्टर। ये फ्रिजल्ड रिसेप्टर मान लीजिए दूसरी सेल के सरफेस पर प्रेजेंट है ना। ये विंगलेस प्रोटीन है, डिफ्यूज हुआ, उस रिसेप्टर पे जाके बाइंड किया। जैसे ही रिसेप्टर लाइगैंड इंटरेक्शन हुआ, सेल के अंदर सिग्नलिंग कैस्केड इंड्यूस हो गया, है ना। क्या सिग्नलिंग कैस्केड इंड्यूस हो गया, स्पेसिफिक टाइप के फैक्टर से हमारे यहाँ पे इंड्यूस हो गया। अब देखो फ्रिजल्ड रिसेप्टर के इंटरेक्शन के बाद आर्माडिलो का एक्सप्रेशन हुआ। आर्माडिलो जीन याद है ना, हमने कहा था पोस्टीरियर एक्सिस की फॉर्मेशन कराएगा। वही एनग्रेल्ड का और हेजहॉग का एक्सप्रेशन स्टार्ट हो गया। तो तीनों जीन आ गए ना, आर्माडिलो भी आ गया, हेजहॉग भी आ गया, एनग्रेल्ड भी आ गया, है ना। इन तीनों के एक्सप्रेशन से क्या बन रहा है, हेजहॉग पाथवे यहां से इंड्यूस हो गया। ये पाथवे हमारा क्या है, ये हेजहॉग पाथवे। इसके बाद हमें हेजहॉग प्रोटीन मिला। हेजहॉग प्रोटीन अगेन पैच रिसेप्टर से बाइंड करेगा। ये पैच रिसेप्टर कहां प्रेजेंट है, उसी सेल के सरफेस पर प्रेजेंट है जो विंगलेस प्रोटीन को एक्सप्रेस कर रही थी, है ना। तो इस तरीके से हमारा वही कहानी हो गया कि विंगलेस के एक्सप्रेशन की वजह से हेजहॉग का एक्सप्रेशन हो रहा है, और हेजहॉग के एक्सप्रेशन की वजह से अगेन विंगलेस का एक्सप्रेशन बढ़ रहा है, इंड्यूस हो रहा है। तो इस तरीके से जो सेगमेंट पोलैरिटी जीन है वो अपना टास्क कंप्लीट करते हैं, और अपने टास्क को तो कंप्लीट करते ही है, वो एक दूसरे के एक्सप्रेशन को भी रेगुलेट करते हैं। इस एक्सप्रेशन को रेगुलेट करने की वजह से इनको फायदा क्या होता है कि विंगलेस का और हेजहॉग का ग्रेडियंट मेंटेन रहता है। इस ग्रेडियंट की वजह से सेल एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर पाती है, कम्युनिकेट कर पाती है। और आपको पता है सेल का फेट जो डिसाइड होता है वो सेल टू सेल कम्युनिकेशन पर समहाउ डिपेंड करता है। तो इस सेल टू सेल इंटरेक्शन की वजह से आगे फर्दर सेल का फेट डिसाइड होगा कि कौन सी सेल आगे किस तरीके का फंक्शन परफॉर्म करेगी, या कौन सी स्ट्रक्चर की वो फॉर्मेशन करेगी। ठीक है, तो सेगमेंट पोलैरिटी जीन की वजह से इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं सेल टू सेल कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है, पीरियोडिसिटी एस्टेब्लिश होती है, दूसरा सेल को उनका फेट अटेन करने में भी हेल्प मिलती है। ठीक है, सो आई होप गाइस ये लेसन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। सेगमेंट पोलैरिटी जीन के लिए हमारे पास इतना ही है। नेक्स्ट हम लोग होम्योटिक सिलेक्टर जीन की बात करेंगे, एंड ये आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज मेक श्योर कि आप इस सीरीज को पूरा देखें, और तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल।